point is coming from Bengal, where the panchayat polls have raised the big question. मणिपुर को लेकर मोदी सरकार को घेरने वाली कांग्रेस और ममता बनर्जी की टीएमसी अपने ही राज्यों में हो रही हिंसा के मामले में सवालों के घेरे में खड़ी नजर आने लगी हैं। Is Bengal today the epicenter of political violence in the country? कि आखिर कांग्रेस की राजस्थान सरकार और ममता की बंगाल सरकार पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी हैवानियत की चर्चा करते हुए रो पड़ी। नमस्कार, मैं बालाजी पांडे। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई 2023 को पंचायत के चुनाव थे और पंचायत के चुनाव थे तो वहां पे दंगा, बहुत सारा वायलेंस देखने को मिला। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग उस पंचायत चुनाव में 40 लोगों की मृत्यु हुई। अब इस डेटा को इजीली मैनिपुलेट भी किया जा सकता है कि उस केस में खून हो गया, मर्डर हो गया, फिर भी पुलिस स्टेशन पर FIR तक नहीं किया गया। और दोस्तों, ये कोई अपवाद नहीं है। जब भी पश्चिम बंगाल में कोई चुनाव होता है तो इसी प्रकार से खून खराबा देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर हम डेटा की बात करें तो पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल मोटिव मर्डर जो है वो 2010 से 2019 तक के बीच 161 मर्डर हुए हैं। अब मैं दोस्तों 100% गारंटी दे सकता हूं कि ये जो डेटा है कि 10 साल में लगभग 161 मर्डर ही हुए हैं, 160 मर्डर ही पॉलिटिकल मोटिवेटेड हुए हैं, ये गलत हो सकते हैं। कुछ मर्डर के केस में थाने पर FIR भी रिपोर्ट नहीं किया जाता है, तो कुछ में मार के उसको कहां फेंक दिया जाता है उसका कोई पता भी नहीं चल पाता है। और ये जितने भी मर्डर हुए हैं वो उसको डेटा में रिकॉर्ड, NCB के डेटा में रिकॉर्ड है, उसी के द्वारा मैं बोल रहा हूँ। और दोस्तों, अगर हम लेटेस्ट जो अभी पंचायत का ये चुनाव हुआ है उसका डेटा हम ले तो पश्चिम बंगाल में कहीं पर बॉक्स जला दिया गया, तो कहीं पे बूथ कैप्चरिंग किया गया, कहीं पे इलीगल तरीके से वोट दिया गया, तो कहीं पे बॉक्स लेकर भाग गया लोग। और दोस्तों, ये मैं कुछ अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी इंटरनेट सोर्सेज पर वीडियो आउट हुए हैं या फिर वीडियो वायरल हुए हैं उन्हीं का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं और इस वीडियो में बता रहा हूं। तो दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न उठता है कि इसके पीछे क्या कारण है जो इतना बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है या फिर बंगाल इतना वायलेंस है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस सब के पीछे कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेनली 2 कारण जो मुख्य है इतना वायलेंस के लेकर जो बंगाल में हो रहा है उसके लेकर 2 मुख्य कारण है। पहला कारण है कि वहां पे बांग्लादेश से जो शरणार्थी बंगाल में आते हैं वो, और दूसरा कारण है पश्चिम बंगाल में जो गलत तरीके से कम्युनिस्ट विचारधारा को फैला दिया गया है वो है। अब दोस्तों, एक बात तो क्लियर है कि अगर वहां योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रहती तो ये दंगा देखने को नहीं मिलता पश्चिम बंगाल में। अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके, धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। और अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज। बात दोस्तों साफ है, अगर बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में आई तो बहुत सारे परिवार अपना परिवार के सदस्य को खोने से बच सकते हैं। तो इस सभी चीजों को समझने के लिए हमें बंगाल की हिस्ट्री में देखना होगा। तो दोस्तों, 20वीं सदी में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रव्यापी आंदोलन अपने चरम पे था और ब्रिटिश सरकार को किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को दबाना था, ज्यादा दिन तक भारत के लोगों को शोषण करने के लिए। तो इसलिए उन्होंने बंगाल को विभाजित करना अच्छा समझा। साल 1905 में भारत के उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का ऐलान किया और लॉर्ड कर्जन ने मुस्लिम के नेता को बंगाल विभाजन के लिए राजी भी कर लिया। इस विभाजन के तहत पूर्व में असम, सिलहट, इस इलाके को मुस्लिम को दे दिया जाएगा, वहीं वो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा के हिस्सों को मुस्लिम हिंदुओं को दे दिया जाएगा। तो इसको लेकर पश्चिम बंगाल में बहुत सारे विरोध हुए और साल 1911 में ब्रिटिश सरकार को अपना यह फैसला वापस लेना पड़ा। दोस्तों, 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव में नक्सलिज्म विचारधारा की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, उस वक्त भारतीय आजादी की 20 साल हुई थी और उस वक्त भूमि का कॉलोनियल सिस्टम ही था, इसलिए उन लोगों ने विरोध किया इस व्यवस्था का और उसी से पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी में नक्सलिज्म विचारधारा की शुरुआत 1967 में हुई थी।
और वही नक्सलवादी से पूरे भारत में कम्युनिज्म विचारधारा फैल गया, नक्सलवाद का विचारधारा फैल गया। और इसी नक्सलवाद की विचारधारा ने साल 2013 में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस चीफ नंद कुमार पटेल और वहीं कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर महेंद्र कर्मा समेत 25 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और दोस्तों, जब भी बंगाल में वायलेंस की बात आती है तो हम नौखली में जो दंगा हिंदू को मारा काटा गया उसको हम कैसे भूल सकते हैं। मोहम्मद जिन्ना के द्वारा डायरेक्ट एक्शन प्लान लाया गया 16 अगस्त 1946 को, और इसमें कहा गया कि अब जो हम अगर भारत का विभाजन नहीं होगा तो खून खराबा किया जाएगा। इसी प्रकार से बंगाल के नौखली में एक डेटा के मुताबिक 10,000 हिंदुओं को काटा गया और कितने केस तो रिपोर्ट भी नहीं हुए, और वहीं 15,000 को घायल कर दिया गया, ऐसा रिपोर्ट में है। लेकिन बहुत सारे केस रजिस्टर्ड भी नहीं हो पाए, रिपोर्ट में भी नहीं आ पाए। मुस्लिमों ने हिंदुओं को नौखली दंगा में काटा था। दोस्तों, नक्सलिज्म विचारधारा के उठने से 1977 में पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट विचारधारा की विचारधारा थी, उसकी सरकार आ गई। और जब कम्युनिस्ट विचारधारा की सरकार पश्चिम बंगाल में आ गई थी तब एक नंदीग्राम वाला इंसिडेंट होता है, और इसी नंदीग्राम के इंसिडेंट के बाद ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल का पावर मिल जाता है। यानी कि इसी नंदीग्राम के इंसिडेंट के बाद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपना पावर ले लेती है, अपना सरकार बनाती है। दोस्तों, 14 मार्च 2007 को नंदीग्राम गांव में पुलिस आए और किसान जो विरोध कर रहे थे उन पर गोलियां चलाने लगे। तो अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि किसान विद्रोह क्यों कर रहे थे। तो किसान वहां पे एक कंपनी वहां पे किसानों से खेत लेके वहां पे कोई प्लांट बैठाने वाली थी। तो इतने में वहां के किसान लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि इसके खेत में मेरा हक है, मैं इस जमीन को कोई भी कंपनी को नहीं दूंगा। इसके विरोध में सीपीआई की उस वक्त सरकार थी, सीपीआई के कहने पर पुलिस ने आके किसी विद्रोह कर रहे किसानों पर गोलियां चलवा दी थी। ये पूरा इंडिया को दहला दिया था ये न्यूज। यहां तक कि भारत की संसद 5 दिन तक डिस्टर्ब हो गई थी। इतना कंट्रोवर्सी देखते हुए उस वक्त सरकार ने कहा था कि 14 किसान मारे गए हैं, लेकिन इस डेटा को इजिली मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, उस सरकार के द्वारा यह डेटा दिया गया था। तो दोस्तों, इसका जो मेन एक रीजन था कम्युनिस्ट विचारधारा, इसके बारे में तो मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं आपको बता देता हूं कि पश्चिम बंगाल में दंगा का जो दूसरा मेन रीजन है वो है बांग्लादेश से आए हुए मुस्लिम रेफ्यूजी। उसके कारण इतना बंगाल जो वायलेंट है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, 1951 की जनगणना में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम की जनसंख्या 15.85% में थी। वहीं अगर हम एक्चुअल नंबर की बात करें तो वो नंबर थी 39,44,487 के करीब। और वहीं हम 2011 की जनगणना में संख्या मुस्लिम के देखें तो वो बढ़ के हो गया है 27.01% टोटल पॉपुलेशन की। और वहीं अगर नंबर पे हम एक्चुअल नंबर पे फोकस करें तो यह संख्या है 2,46,54,825। और दोस्तों, 1951 के रिपोर्ट के डेटा के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से तकरीबन 20 लाख मुस्लिम शरणार्थी पश्चिम बंगाल में आए थे। और ये शरणार्थी जो भारत में घुसपैठ करके आते हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, इनका नेचर होता है जनसंख्या बढ़ाओ, और जनसंख्या बढ़ने के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी इसका सपोर्ट करेगी उसको वो वोट गिराएंगे। कुछ पॉलिटिकल पार्टी आपको आगे पता चल जाएगा वो इस शरणार्थी का सपोर्ट भी कर रही है। इस मैप को देखिए, इस मैप में आप देख रहे हैं कि इस एरिया में ज्यादा बांग्लादेश से शरणार्थी भारत में आए हैं। और फिर इस मैप को देखिए, इस मैप में दिख रहा है कि ममता बनर्जी कहां कहां से जीत रही है। और यहां तक कि बांग्लादेशी एक्टर को भी बंगाल में चुनाव में प्रचार कराने के लिए बुलाया जा रहा है। अब इससे समझ सकते हो कि इससे किस पार्टी को फायदा पहुंचेगा। और जब वो बांग्लादेशी एक्टर आएगा तो बांग्लादेश से जितने शरणार्थी आए हैं वो उनका बात मानेगा और किस पॉलिटिकल पार्टी को वो वोट गिराएगा। तो बंगाल जो इतना वायलेंट है, इसके तो दो मेन रीजन थे। एक तो था इसका नक्सलिज्म के कारण, और दूसरा था यहाँ पे बांग्लादेश से जो आए शरणार्थी हैं उसके कारण। तो नक्सलिज्म विचारधारा की केस अब धीरे धीरे गिरने लगी है। और दूसरी बात बांग्लादेश के शरणार्थी, तो इसके लिए केंद्र सरकार ने सीएए और एनआरसी जैसा का कानून लाया, लेकिन कुछ पार्टी वोट लेने के लिए ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया। लेकिन ममता बनर्जी ने सीएए और एनआरसी का विरोध किया ताकि उन शरणार्थियों से वोट देने का अधिकार छीना ना जा सके और किसी की दूसरे आदमी की सरकार बनती रहे। इसी टिप्पणी पे मैं बालाजी पांडे विदा लेता हूं।